खबरदार में सबसे पहले लखनऊ के एंटी टेरर ऑपरेशन की खबर। वैसे तो ऐसे ऑपरेशन अक्सर अंधेरे में किए जाते हैं, लेकिन लोगों के लिए रिस्क उस समय कम होता है। दिन में ही ऑपरेशन इस बार किया गया क्योंकि एटीएस की टीम के पास समय बिल्कुल नहीं था। कम समय में ही यह ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये खतरनाक अलकायदा से जुड़े आतंकवादी हैं जो आज नहीं पकड़े जाते तो यूपी को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश में ये सफल हो जाते। ये साजिश कितनी बड़ी थी और कैसे क्वेटा से इन्हें ऑर्डर आता था तो काकोरी में आतंकवादी एक्टिव हो जाते थे, ये आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जरा भी चूक हो जाती, थोड़ी भी देर हो जाती, एटीएस अलर्ट न होती तो लखनऊ में ये खतरनाक आतंकी पकड़े न जाते, उस खतरनाक प्लान का पता न चलता, वो खतरनाक विस्फोटक न मिलते जिन्हें ये यूपी के शहर शहर में खून बहाने के लिए तैयार कर चुके थे। एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस की हमारी टीम ने अल कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। लखनऊ के काकोरी का मिन्हाज अहमद, लखनऊ के ही मड़ियाहू का मसीरुद्दीन, ये वो 2 आतंकवादी हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने 6 से 7 घंटे के ऑपरेशन में पकड़ा और जिनके खतरनाक इरादों का खुलासा हुआ तो हर तरफ हड़कंप मच गया। ये 15 अगस्त से पहले यूपी के शहरों में बड़े धमाके करने वाले थे। इनके निशाने पर खास तौर पर लखनऊ था। ये सुसाइड अटैक करने की भी तैयारी में थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने वाले थे। हमलों के लिए विस्फोटक तैयार कर लिए गए थे। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये विस्फोटक लखनऊ में एटीएस के 6 से 7 घंटे के एंटी टेरर ऑपरेशन में मिले। खतरनाक प्रेशर कुकर बम मिले जिनसे यूपी को जगह जगह दहलाने की साजिश तैयार की जा चुकी थी और जिस साजिश को अंजाम देने के लिए इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे अल कायदा के आकाओं ने इशारा कर दिया था। लखनऊ में पकड़े गए दोनों आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल कायदा ने बनाया है। ये अल कायदा के आतंकी उमर हल मंडी के इशारों पर चल रहे थे जिसे भारत में आतंकवादी हमले करवाने के लिए अल कायदा ने जिम्मा दिया है। ये पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर में बैठकर भारत में अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर रहे हैं और उन आतंकी हमलों की साजिश रच रहे हैं जिस साजिश को यूपी एटीएस ने समय रहते ध्वस्त कर दिया। अल कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद जो कि अल कायदा का ही एक अंग है के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। यानी क्वेटा पेशावर में बैठकर अल कायदा के आतंकी आकाओं ने काकोरी में स्लीपर सेल एक्टिव किए थे। मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन जैसे आतंकी को बहुत बड़ी साजिश में लगाया।
लेकिन यूपी एटीएस की चौकसी ने इनके खतरनाक इरादे चूर चूर कर दिए। अलकायदा के इन आतंकियों के लखनऊ में एक्टिव होने के बारे में तब पता चला जब जम्मू में एक ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही थी। उसी में यह सामने आया कि लखनऊ में भी कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं जो अलकायदा के अपने हैंडलर्स के संपर्क में हैं। इन्हीं इनपुट पर यूपी एटीएस ने क्विक एक्शन लिया और लखनऊ में 2 टीमें लगाई। एक टीम ने सीतापुर रोड से मसीरुद्दीन को धर दबोचा और दूसरी टीम ने दुबग्गा से मिन्हाज अहमद को पकड़ा। ये कार है सिराज की जिसके ऊपर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा हुआ है, यानी कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं अब यूपी एटीएस इस अलकायदा के कनेक्शन में खंगालना जरूरी हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आने जाने के दौरान, क्योंकि ये कार सिराज की बताई जा रही है। सिराज का बेटा मिन्हाज अरेस्ट हुआ है। ये सिराज चूंकि रिटायर्ड आदमी है, उनके बेटे को अरेस्ट किया गया है। ये उनकी गाड़ी है, फोर्ड फिगो गाड़ी है, यूपी 32 FJ 7244, यूपी 32 FJ 7244। अब इस गाड़ी का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से क्या कनेक्शन है, ये यूपी एटीएस को खंगालना होगा। ये बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस की है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। पकड़े गए आतंकियों के साथियों की तलाश करनी है, जिससे पूरे आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया जा सके। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। काकोरी के जिस इलाके से अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, उस इलाके से 4 साल पहले 2017 में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का एक आतंकी सैफुल्लाह भी मिला था, जो रात भर चले ऑपरेशन के बाद मार गिराया गया था और उसके कुछ साथी कानपुर और संभल में पकड़े गए थे। अब एटीएस को आतंक के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन आईएसआईएस के बाद अलकायदा के भी एक्टिव होने, उनके स्लीपर सेल के एक्टिव होने और यूपी पर टारगेट करने से बड़ी चुनौती एजेंसियों के सामने है। दिल्ली से अरविंद ओझा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में काकोरी के जिस इलाके में आज एंटी टेरर ऑपरेशन हुआ, जिस इलाके में अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन के आतंकवादी पकड़े गए, उसी इलाके में 4 साल पहले आईएसआईएस का एक आतंकवादी भी मिला था, जिसे लंबे एनकाउंटर के बाद मार गिराया गया था। उस आतंकवादी के भी बेहद खतरनाक प्लान्स थे और उसके कई साथी भी लखनऊ, कानपुर और संभल जैसे शहरों से पकड़े गए थे। इस बार अलकायदा के आतंकवादी लखनऊ के इसी काकोरी में मिले। दिन भर कैसे ये ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन की हर एक डिटेल्स आइए हम आपको देते हैं। आउटर लखनऊ का ये इलाका सुबह 10 बजे यूपी एंटी टेरर स्क्वाड के कमांडोज ने काकोरी के दुबग्गा में इन 3 घरों को घेर लिया। ये 3 घर थे शाहिद के, रियाज के और सिराज के। ये पहला घर ये शाहिद का घर है। ये गैराज चलाते हैं। 8 से 9 साल पहले ये दुबई गए थे। दुबई से लौटने के बाद ये परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं। इनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच में बताई जा रही है। दूसरा घर रियाज का है। रियाज सरकारी विभाग से, उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद विभाग से रिटायर्ड बताए जा रहे हैं। वो रिटायर्ड हो चुके हैं 3-4 साल पहले, यानी 60 साल से ज्यादा की उम्र है। उनके घर में उनका एक बेटा रहता है, शादीशुदा है, उनकी पत्नी रहती है और उनकी बहू रहती है। उसके बगल में रियाज का घर है, यानी शाहिद, सिराज और रियाज। ये रियाज का घर है। रियाज, इन तीनों घरों में सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। एटीएस की कमांडो टीम अंदर, घर के अंदर से लेकर के छत तक एटीएस की कमांडो टीम निगरानी कर रही है, मुस्तैद है। पक्की खबर थी कि इन्हीं घरों में आतंकी छुपे हैं। पक्की खबर थी कि आतंकियों के इरादे खतरनाक हैं। पक्की खबर थी कि बड़े हमलों के लिए विस्फोटक तैयार है। एटीएस के कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया। 3 स्तर की घेरेबंदी हुई और ऑपरेशन हुआ। पहले एटीएस के कमांडोज इन 3 घरों के अंदर गए। अंदर एटीएस का सर्च ऑपरेशन चल रहा था। बाहर कमांडोज ने पोजीशन ले रखी थी।
इसके बाद तीसरी लेयर में पुलिस फोर्स लगी थी। घरों के बाहर से लेकर छतों के ऊपर तक एटीएस के कमांडोज हर तरफ दिख रहे थे। कोई आतंकी भाग न पाए, इसकी तैयारी थी। कोई बाहर से गड़बड़ न करे, इसकी भी तैयारी थी। एक एक चीज को खंगाला जा रहा था। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन का फोकस उस घर पर हो गया जहां नूशी एम्पोरियम नाम का ये बोर्ड लगा था। एटीएस के जो लोग हैं वो अंदर जाकर के एक एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, एक एक घर को खंगाला जा रहा है। ये नूशी एम्पोरियम है। नूशी एम्पोरियम ये तीसरा घर है जिसके अंदर एटीएस की टीम मौजूद है। एटीएस के जो कमांडोज हैं वो अंदर हैं, छत पर एटीएस के कमांडोज हैं और इसके बाद ये नूशी एम्पोरियम के अंदर ही यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। एटीएस के कमांडोज की निगरानी में ही इनको निकाला जाएगा। अभी तक बताया जा रहा है कि 4 से 5 बैग यहाँ से इस घर से यूपी एटीएस ने बतौर सबूत जो सामान ले गई है वो ले जा चुकी है। नूशी एम्पोरियम का बोर्ड लगे इस घर के अंदर कई घंटों तक एटीएस का ऑपरेशन चला। सर्च के बाद मिले सामान को कई बड़े बड़े सूटकेस में अधिकारी लेकर गए। इस घर के अंदर ऐसे खतरनाक विस्फोटक को छुपा कर रखा गया था जिसे डिटेक्ट करने के लिए डॉग स्क्वाड बुलाया गया और जिसे हैंडल करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया। ये तीनों घर एक साथ हैं। शाहिद, रियाज, सिराज, ये 3 घर एक साथ हैं। इन तीनों घरों में एक साथ ऑपरेशन किया गया। यूपी एटीएस की टीमों के द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया। अभी कुछ देर पहले ये जो तीसरा घर है नूशी एम्पोरियम, ये बेहद अहम हो जाता है। इस नूशी एम्पोरियम के घर के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसको हैंडल करने के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव, हाईली एक्सप्लोसिव चीज मिली है, जिसको हैंडल करने के लिए यूपी एटीएस को जो अपना बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको बुलवाना पड़ा। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एक्सपर्ट्स थे वो पूरी किट पहन करके आए, तब वो सामान यहाँ से इस घर के अंदर से निकाला गया। उसको डिटेक्ट करने के लिए वो छिपा करके कहाँ रखा गया, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डॉग स्क्वाड था जो विस्फोटक को डिटेक्ट कर सकता है, उस डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। उस डॉग स्क्वाड की मदद से वो सामान निकाला गया। इसी घर से प्रेशर कुकर बम मिला जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक्सपर्ट निकाल कर लाए, जिसे डिस्पोज करने के लिए दूसरी जगह पर ले जाया गया। ये हाईली एक्सप्लोसिव था जिसे आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। आप अंदाजा लगाइए कि जो विस्फोटक बरामद हुआ वो इतना सेंसिटिव था कि जब हम उस गाड़ी को कवर करने के लिए जा रहे थे तो एटीएस के जो लोग थे उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि आप इस गाड़ी के बगल में भी न रहिए। जो एटीएस की बहुत सुरक्षित गाड़ी मानी जाती है उस गाड़ी के बगल में भी रहने से मना कर दिया कि इस गाड़ी के बगल में भी मत रहिए, कई बार वाइब्रेशन से भी धमाका हो जाता है। ये एटीएस के जो लोग थे जो इस पूरे कार्डन ऑफ कर रहे थे उस गाड़ी को जो यहाँ से जा चुकी है, वो उस गाड़ी को चाह रहे थे कि किसी भी तरीके की हरकत ना हो, कोई उसमें वाइब्रेशन ना हो। वाइब्रेशन से जो उम्मीद, जो अंदेशा था कि वो विस्फोट हो सकता है। ये सुबह 10 बजे चले लंबे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी थी। इसमें जिंदा बम भी बरामद हुआ, आतंकी को भी जिंदा पकड़ा गया और इसी के साथ आतंक के खतरनाक मॉड्यूल को खत्म किया गया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अब बात हम करेंगे हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अपना सामान बांध चुकी है। बगराम एयरबेस रातों रात खाली कर दिया गया और वहीं नेटो के सदस्य देशों ने भी अपनी अपनी टुकड़ियों को वापस अफगानिस्तान से बुला लिया। इस बीच तालिबान ने युद्ध छेड़ दिया। वो एक बार फिर से एक गांव के बाद दूसरे गांव पर यानी कि गांवों पर कब्जा लगातार जमा रहे हैं। शहरों को तालिबान अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि अफगानिस्तान का 85% इलाका तालिबान के नियंत्रण में आ चुका है। कंदहार के बाहरी इलाके में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और इसीलिए सरकार ने कंदहार में भारतीय दूतावास के स्टाफ को भी वापस भारत बुला लिया है। उधर अमेरिका ने भी दो टूक कह दिया है कि अफगानिस्तान की सरकार को खुद ही तालिबान से निपटना होगा। अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई अब नहीं लड़ सकता। पूरे 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की जोरदार धमक सुनाई देने लगी है। तालिबान न सिर्फ ताकत बटोर रहा है बल्कि राजधानी काबुल की तरफ तेजी से बढ़ भी रहा है।
अफगानिस्तान के 85% इलाके पर तालिबान का दबदबा दिखने लगा है। अफगान मिलिट्री एक एक इंच जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए तालिबान लड़ाकों से भीषण संघर्ष में उलझी हुई है। हालत यह है कि काबुल के बाद सबसे बड़े शहर कंधार के बाहरी इलाकों तक तालिबान का कब्जा हो रहा है। पड़ोस में भारी हलचल के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है और अपने वाणिज्य दूतावास में तैनात लगभग 50 भारतीय राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों को कंधार से वापस बुला लिया है। सूत्रों के मुताबिक 10 जुलाई को भारतीय वायुसेना का विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा और पहले से तैयार बैठे भारतीय दल के 50 सदस्यों को लेकर वापस लौट आया। पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया था। हालांकि विदेश मंत्रालय के मुताबिक वाणिज्य दूतावास को बंद नहीं किया गया है। स्थानीय कर्मचारी अभी भी दूतावास में ही हैं। भारत अफगानिस्तान के हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। हमारे कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। कंधार में भारत के वाणिज्य दूतावास को बंद नहीं किया गया है। हालांकि कंधार शहर के पास भीषण लड़ाई के कारण भारतीय दल को फिलहाल वापस लाया गया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से अस्थायी उपाय है। वाणिज्य दूतावास में हमारे स्थानीय स्टाफ अब भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते माहौल को देखकर भारत सरकार ने ये फैसला किया और कांदाहार में जो भारत के कॉन्सुलेट है वहां से डिप्लोमेट्स और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तौयबा जो पाकिस्तान का एक आतंकवादी गुट है अब तालिबान के साथ हाथ मिला चुका है और सदर्न प्रोविंसेस जहां पर कांदाहार भी पड़ता है वहां पर अपनी पकड़ बनाने लगा है, जिस वजह से भारत को यह फैसला लेना पड़ा। अफगानिस्तान से अमेरिका के बचे हुए 10% सैनिक वापस जा रहे हैं। अमेरिका के 90% सैनिक और बाकी नाटो देशों के सैनिक पहले ही अफगानिस्तान से जा चुके हैं। अमेरिका ने तय किया है कि 31 अगस्त तक उसके सभी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। अफगानिस्तान छोड़ने की हड़बड़ी इतनी है कि अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को बताए बिना ही छोड़ दिया। जाते वक्त अमेरिकी सेना बेस में रखे हुए हजारों बोतल बंद पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, रेडीमेड खाना भी छोड़ गए। अमेरिकी सेना भारी हथियार अपने साथ ले गई, जबकि गोला बारूद के कुछ स्टॉक में आग लगा दी, लेकिन कुछ छोटे हथियार और गोला बारूद छोड़ दिए। बगराम एयरबेस से निकलते वक्त अमेरिकी सेना ने करीब 20 मिनट तक बिजली गुल कर दी थी। अमेरिका पिछले 18 साल से अफगानिस्तान में जमा हुआ था। इस दौरान तालिबान से संघर्ष में उसके 2300 फौजी मारे गए हैं। 11 सितंबर 2020 को अमेरिका और तालिबान एक समझौते तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का मन बनाए हुए था। 9 जुलाई को जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है, तब उनका जवाब दिलचस्प था। बोले, हम राष्ट्र निर्माण के लिए अफगानिस्तान नहीं गए थे। We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of the Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. अफगानिस्तान के पास एक ताकतवर सेना है। अमेरिका और नेटो देश ने करीब 3 लाख अफगान मिलिट्री के जवानों को ट्रेनिंग दी है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार है। अमेरिकी सेना से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और टेक्निकल मदद भी मिलती है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरा भरोसा है कि तालिबान को अफगान सेना खदेड़ देगी। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. You trust the Taliban, Mr. President? You trust the Taliban, sir? Why you don't trust the Taliban? It's a silly question. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. लेकिन जमीनी हकीकत कहीं डरावनी है। अफगान सेना तालिबान लड़ाकों के सामने कई मोर्चों पर कमजोर साबित हुई। एक एक कर गांव, कस्बे और शहर उनकी पकड़ से निकलते ही जा रहे हैं। जमीन पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर हालत ये है कि अफगानिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर है। तालिबान का कब्जा बढ़ रहा है और जमीन पर सरकारी नियंत्रण हर रोज सिकुड़ते ही जा रहे हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
अभी अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से गया नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान के 197 जिले आ चुके हैं, जबकि अफगान सरकार का सिर्फ 74 जिलों पर ही नियंत्रण रह गया। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इस्लाम खाला कस्बा भी तालिबान के हत्थे चढ़ गया है। इस्लाम के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान से लगा तोर घुंडी कस्बा भी तालिबान के कब्जे में चला गया है। ताजिकिस्तान की बॉर्डर से लगे इलाकों में तालिबान से लड़ रहे लगभग 1000 अफगान सैनिकों ने जान बचाने के लिए सीमा के दूसरी तरफ जाकर शरण ली है और इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान से लगी इसकी सीमाओं पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान के बदाख्शान प्रांत पर तालिबान के नियंत्रण के स्थापित होने के साथ ही इसके कब्जे वाले इलाकों की सीमा चीन के शिनजियांग प्रांत की सीमा तक पहुंच गई है। हालांकि अफगान सुरक्षा बलों ने कुछ इलाकों को तालिबान के नियंत्रण से मुक्त करने का दावा भी किया है। यहां पर अच्छी बात यह भी है कि अफगान सरकार अपना नियंत्रण सभी प्रांतों की राजधानियों पर कायम कर चुकी है। तो तालिबान के साथ दखल के साथ साथ एक और ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है और वो ये कि तालिबान के प्रतिनिधि लगातार बड़े देश के साथ समझौता करते दिख रहे हैं। हाल ही में रूस के दौरे पर तालिबान के प्रतिनिधि गए थे। सूत्रों के अनुसार ऐसा ही एक दल चीन, ईरान और पाकिस्तान से भी मिल चुका है। मतलब नेटो सेनाओं की 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ देने की योजना है और इसका अर्थ यह हुआ कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब स्थानीय सेना के हाथ में होगी। अगर तालिबान ने पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया तो भारत जैसे तमाम देशों का आर्थिक निवेश खतरे में पड़ सकता है और यह हमारे लिए चुनौती है। और इसीलिए यह चुनौती तब और भी बढ़ जाती है जब चीन और पाकिस्तान को लेकर तालिबान का रुख बेहद नर्म हमें दिखाई देता है। तो तालिबान ने चीन को अपना मित्र बता दिया और उसका अपने देश में स्वागत किया। तो पाकिस्तान सेना अभी से सपने देखने लगी। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि तालिबान की अगर वापसी हुई अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान से भारत की विदाई हो जाएगी और यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। दिसंबर 2014 पेशावर के एक स्कूल में तालिबान के हमले में 132 बच्चों समेत 140 से ज्यादा लोग मारे गए। जून 2014 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के एयरपोर्ट पर तालिबान का अटैक, हमले में 29 की मौत। दिसंबर 2015 में पेशावर एयरपोर्ट पर तालिबान का जबरदस्त हमला। 2016 में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम शहर क्वेटा में बम धमाका। और न जाने पाकिस्तान में कितने हमलों के पीछे तालिबान का हाथ है। अब तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान में ताकत बटोर रहा है, लेकिन परेशान होने की जगह पाकिस्तान सेना के जनरल ताली बजा रहे हैं। वो इसलिए खुश हैं कि अफगानिस्तान में भारत का लाखों करोड़ों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ गया है। इंडिया ने तो हमेशा अफगानिस्तान को, जब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, उसके अंदर आज देख सकते हैं आपके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है उस साइड पे कि वट एवर इज़ डेवलपिंग, और उन्होंने भी अपने पॉलिसी भी ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अगर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में नेक नीति के साथ की होती तो आज उनको फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसका सारा रुख इस तरफ था कि वो अफगानिस्तान में अपने कदम जमा के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, सो आज वो तमाम इन्वेस्टमेंट उनको डूबती हुई नजर आ रही है। यानी जब तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया चिंतित है तो भी पाकिस्तान ने अपनी खुशी ढूंढ ली। ये हाल पाकिस्तान के बॉस चीन का भी है। दुनिया के लिए खतरा बने तालिबान ने चीन को अपना दोस्त बताया है। तालिबान ने कहा कि वो चीन को अफगानिस्तान के मित्र के तौर पर देख रहा है। इतना ही नहीं, उसने चीन को यह भी भरोसा दिया है कि वो अशांत शिनजियांग प्रांत के उइगर इस्लामी चरमपंथियों को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। तालिबान के इसी रुख से पाकिस्तान गदगद है। उसे भरोसा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो वो चीन का अगला आर्थिक प्रयोगशाला बनेगा और इससे सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। भारत के जो पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, हम लोग के बॉर्डर्स पर जिस तरह से चाइना ने अभी अपना आक्रामक स्थिति दिखाया था, अपनी विस्तारवादी प्रक्रियाएं दिखाई थी,
लद्दाख में, और जिस तरह से हमारा पाकिस्तान के साथ पुराना इतिहास है, जिस तरह से तालिबान वहां पर अभी एक्टिव हो रहा है अफगानिस्तान में, हम लोग को ये सतर्क रहना है कि तालिबान का इस्तेमाल जो ट्रेडिशनली ISI और पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करते ही रहे हैं, तालिबान के बेसिस को यूज कर भारत पर अटैक करने की कोशिश ना करें। लेकिन उसकी हसरत इस बार भी जमीन पर औंधे मुंह गिरने वाली है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत की माने तो भारत तालिबान पर दबाव बना सकता है और उसे बातचीत के लिए टेबल तक ला सकता है। India has been a major partner and India can play a very constructive role. India can play a role in our peace process together with other responsible regional actors like Iran and Russia. India can utilizing its convening power to put more pressure on Taliban through diplomatic channels. ये समझ लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में भारत के लिए बहुत सम्मान है और ये भरोसा एक दिन में नहीं आया है, बल्कि सालों की विदेश नीति का नतीजा है। सभी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अफगानिस्तान में भारत के विकास कार्यक्रम 5 स्तंभों पर टिका हुआ है। बड़ी बुनियादी परियोजनाएं, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता, उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं और हवाई और भूमि संपर्क के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ाना। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में, रेवेन्यू अर्निंग में मुश्किल आएगी और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के माध्यम से, ईरान के माध्यम से, रशिया के माध्यम से सहायता आ सकती है, हिंदुस्तान के माध्यम से, छाबहार के रास्ते से, उसमें भी काफी ज्यादा मुश्किल रहेगी। लेकिन अपने आप को कंसोलिडेट करना और स्टेबलाइज करना तालिबान के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है और मुश्किल है, क्योंकि उतना ही बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। लेकिन चीन भी पीछे नहीं है। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश पर नजर गड़ाए हुए है। चीन की नजर अफगान के प्राकृतिक भंडारों पर है। अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थोरियम का बड़ा भंडार है। 2011 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अफगानिस्तान में तेल के बड़े भंडार की बोली जीत ली है, जिसमें लगभग 87 मिलियन बैरल तेल है। में तालिबान का बढ़ता दबदबा भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए 2001 में कांधार हाईजैकिंग की यादें ताजा हो गई हैं, जब भारत को कई बड़े आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। ऐसे में आने वाले दिनों में तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए दोहरी चुनौती बन सकता है। यानी अफगानिस्तान में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो भारत के लिए शुभ नहीं होगा। उसे एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना होगा। पाकिस्तान और चीन की साझा साजिशों को नाकाम करना होगा। साथ ही तालिबान से भी डील करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि काबुल से कंधार तक, ईरान से ताजिकिस्तान तक अफगान मिलिट्री तालिबान से लड़ रही है। जमीन की एक-एक इंच पर कड़ा संघर्ष चल रहा है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। इसका मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान चीन के विस्तारवाद का अगला आसान टारगेट बन सकता है, और इस स्थिति ने हमारी यानी कि भारत की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि बीते 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं और सहायता के रूप में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारत ने साल 2011 में भयंकर सूखे से जूझ रहे अफगानिस्तान को 2.5 लाख टन गेहूं दिया था। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया था। ये भवन भी भारत के सहयोग से ही बना है। 2016 में 42 मेगावाट वाली बिजली और सिंचाई की परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने साझा रूप से किया था। 2020 के नवंबर में ही भारत ने अफगानिस्तान को 150 नई परियोजनाओं की घोषणा की थी, यानी कि शुरू की थी। इसके साथ ही बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने भी अफगानिस्तान में कई महत्वपूर्ण सड़कों को बनाने का काम किया है। अफगानिस्तान की सेना, पुलिस, लोक सेवा से जुड़े अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण लगातार मिलता रहा है। अफगानिस्तान में शैक्षणिक संस्थाएं, तेल गैस की इकाइयां, इस्पात उद्योग, विद्युत आपूर्ति के ढांचे को विकसित करने जैसे
बहुत सारे कामों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी रही है। भारत निभाता रहा है, अफगानिस्तान की हमेशा मदद करता रहा है। अफगानिस्तान में कठिन सुरक्षा स्थिति के बावजूद वहां के विकास प्रोजेक्ट्स में भारत पिछले कई दशकों से मौजूद है। लेकिन अगर अफगानिस्तान में चीन का दखल बढ़ता है तो भारत को वहां पर अपनी दृष्टि को पैनी करनी होगी और चीन को अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाने से रोकना होगा। फिलहाल एक अगली खबर। भारतीय मूल की सिरिशा बांदला आज अंतरिक्ष के सफर पर निकली हैं। भारतीय समय के अनुसार करीब 8 बजे वर्जिन गैलेक्टिक की यूनिवर्सिटी 22 से स्पेस क्राफ्ट ने उड़ान भरी और करीब 1.5 घंटे बाद स्पेस क्राफ्ट सफलता के साथ वापस धरती पर लौट आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस सफर पर जाने वाली सिरिशा बांदला की है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं। 34 साल की हैं बांदला। 6 सदस्यों वाली क्रू का हिस्सा थी। इनमें 2 पायलट्स थे, 4 पैसेंजर्स थे। सिरिशा बांदला का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ। सिरिशा बांदला ने अमेरिका की प्रिड्यू यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉट इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से MBA भी किया। उसके बाद 2015 में वर्जिन गैलेक्टिक को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। फिलहाल सिरिशा अमेरिकन एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फ्यूचर स्पेस लीडर फाउंडेशन की सदस्य भी हैं, जो कि एक जबरदस्त उपलब्धि है और सिरिशा भारतीय हैं। यह हमारे आपके लिए गर्व की बात है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही।